हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, कम्युनिटी टैब बॉक्स आज पार्ट 6 है। ठीक है, नए लोग जो हैं उनको बता देता हूँ। देखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपसे एमसीक्यूज पूछते रहता हूँ। तो उन सभी एमसीक्यूज का उत्तर मैं वीकेंड में या एक निश्चित समय पे देता हूँ। ठीक है, ताकि जो आपका कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए और आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाए। तो इसी क्रम में आज ये पार्ट 6 है। लास्ट जो सप्ताह बीता उसमें मैंने कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट किए थे और उनका सही उत्तर क्या था, ये हम डिस्कस करेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें देखिए, वीर माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक का सेनापति था? तो देखिए, माधो सिंह भंडारी बहुत ही परिचित नाम है उत्तराखंडी इतिहास में अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो माधो सिंह भंडारी दोस्तों महपति शाह के दरबार में सेनापति था। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी को देखिए भड़े भंडारी माधो सिंह भी कहा जाता है। माधो सिंह भंडारी ने प्रसिद्ध मलेथा की कूल बनाई थी। ठीक है, मलेथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माधो सिंह भंडारी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, जितने अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको जानने हैं, क्यों इसको वीर माधो सिंह भंडारी कहा जाता है, क्या इसका योगदान रहा था उस समय, इन सभी बातों के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर एक सीरीज में देखना पड़ेगा माधो सिंह भंडारी को उत्तराखंड की महान विभूतियों में। ठीक है, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे। तो लगभग 81% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, महिपति शाह। ठीक है, परमार शासक महिपति शाह के दरबार का सेनापति था ये। अगला क्वेश्चन था, देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। एंड इसका राइट आंसर था, इसका भी सही ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है, 1856 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और तत्कालीन उस समय मैं बात करूँ, भारत का जो वायसराय था वो कौन था? गवर्नर जनरल होगा उसमें, क्योंकि वायसराय थे 1857 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके बाद बोला गया था। ठीक है, तो यानी कि भारत का जो समय का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग के टाइम पे ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, या 1857 की क्रांति घटित हुई थी। ओके, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल गए। 1856 में हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। इस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। और किसके प्रयासों से हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से यह अधिनियम आया था। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश की थी इस अधिनियम के लिए। अगला देखिए, पंत प्रतिवेदन या पंत कमेटी रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड में जो वन आंदोलन घटित हुए दोस्तों, उसके बाद वन रिपोर्ट बनी थी 1931 में। देखिए, एक वन पंचायत नियमावली भी आई थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड थी ये पंत प्रतिवेदन या पंत कमेटी रिपोर्ट, जो कि 1931 में आई थी। यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर था। बहुत कम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, राइट आंसर है इसका 1931, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, सभी ने 1926 किया है, जो कि गलत है। 1931 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था, देखिए, निम्न में से किस रेजिमेंट को सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र 2 बार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। परमवीर के बाद महावीर चक्र होता है, महावीर के बाद वीर चक्र होता है। ठीक है, और ऐसे 3 चक्र हमारा शांति काल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड से मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में देखिए कौन कौन सी रेजिमेंट का इतिहास है, ये तो मैं यूट्यूब पर आपको करवा ही चुका हूँ। यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट हो गया, कुमाऊँ रेजिमेंट हो गया, BEG हो गई। ठीक है, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप है, इसके साथ गोरखा रेजिमेंट हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें से केवल देखा जाए तो कुमाऊँ रेजिमेंट को अभी तक 2 बार परमवीर चक्र से विभूषित किया गया। इसके 2 जो हमारे वीर योद्धा हुए, पहला नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और दूसरा 1962 में मेजर शैतान से, इनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ दोस्तों। और दोनों ही जो हमारे सेनानी हैं, इन दोनों का हमारा रिलेशन है कुमाऊँ रेजिमेंट से। ठीक है, तो कुमाऊँ रेजिमेंट एकमात्र रेजिमेंट है जिसने 2 परमवीर चक्र दिए हैं। और साथ ही देखिए, कुमाऊँ रेजिमेंट एकमात्र रेजिमेंट है जिसने 3 जनरल भी दिए हैं सेना को। ठीक है, यहाँ से 3 जनरल बने हैं सेना में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुमाऊँ रेजिमेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी लेकिन 14% वोट मिले मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक है, लेकिन उत्तराखंडी शब्द में दोस्तों जो भाड़े शब्द होता है, भाड़े शब्द का सही अर्थ है वीर। ठीक है, 80% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भाड़े का मतलब होता है वीर योद्धा। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा ना, जो अभी माधो सिंह भंडारी जी की हमने बात की, माधो सिंह भंडारी जी के नाम के आगे हमेशा भाड़े लगता है, भाड़े भंडारी माधो सिंह, यानी कि
वीर भंडारी माधो सिंह, ठीक है। यानी कि भौरे शब्द वीरों के लिए यूज होता था। और इन देखिए वीर गाथाएं जो गाई जाती हैं या भौरे भी बोलते हैं इनको, उत्तराखंड के बहुत से भूभागों में गाई जाती हैं, ठीक है। इन्हीं में जैसे माधो सिंह भंडारी जी की भी गाथाएं गाई जाती हैं, ठीक है। बहुत से नाम हैं जिनकी गाथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। अगला देखिए, मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों D.K. नौटियाल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर था। अधिकांश लोगों ने यशवंत सिंह कटोच जी किया है, लेकिन ये गलत है। सही उत्तर है D.K. नौटियाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण नामक जो पुस्तक है वो नौटियाल जी की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कालकूट किसका प्राचीन नाम था? तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, बहुत से लोग ज्वाइन किए हुए हैं उसको, ठीक है। उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया कि कालकूट किसका प्राचीन नाम था, ठीक है। तो जैसा कि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा दोस्तों, कत्यूरियों के टाइम पे क्या था, जो हमारा सिरमौर राज्य था, ठीक है। सिरमौर यानी कि वर्तमान हिमाचल का जो कांगड़ा क्षेत्र है, कांगड़ा क्षेत्र से लेकर ये यमुना घाटी, कालसी और देहरादून तक विस्तृत था, ठीक है, सिरमौर राज्य। तो सिरमौर राज्य की जो राजधानी थी उस समय तत्कालीन, वो कालकूट थी, यानी कि वर्तमान का कालसी, ठीक है। महत्वपूर्ण है। तो कालसी का ही प्राचीन नाम था कालकूट, ये याद रखना है आपने। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल यमुना घाटी से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास था, इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो शैलचित्र या हथियार ही मिलते हैं उस समय के, ठीक है। कोई लिखित सोर्स नहीं है, ये सभी बातें डिस्कस हुई थी वहाँ पे। और ये जो हमारा यमुना घाटी से संबंधित स्थल है दिए गए ऑप्शंस में, तो ये हुडली है, ठीक है। हुडली जो कि कहाँ पे स्थित है, वर्तमान उत्तरकाशी में, ठीक है। हुडली से क्या मिला है? हुडली से देखिए शैलचित्र मिले हैं। कैसे शैलचित्र? तो हुडली से हमें प्राप्त होता है नीले रंग के शैलचित्र, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नीले रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। शैलचित्रों का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो साक्ष्य मिलते हैं हमें, शैलों के जो शैलाश्रय थे दोस्तों, शैलाश्रय में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र थे, ठीक है, जिसमें नर्तकों के समूह के चित्र, जानवरों के चित्र, ठीक है, बहुत से ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिससे उत्तराखंड में प्रागैतिकालीन समय है उस समय मानव निवास की पुष्टि मिलती है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे हुडली यहाँ पे हो गया, हुडली जो कि यमुना घाटी से संबंधित था, ठीक है। लाखू उड्यार की मैं बात करता हूँ तो लाखू उड्यार सुयाल नदी की घाटी से संबंधित है। ग्वारखिया उड्यार की बात करते तो अलकनंदा घाटी हो गई है। मेहरू उड्यार की बात करते तो ये पश्चिमी रामगंगा घाटी हो गई, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये साक्ष्य मिलते हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा लाखू उड्यार, ग्वारखिया उड्यार, ये कई बार पूछा जाता है, हुडली पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। अगला देखिए, एक चक्रा किसका प्राचीन नाम था, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। सभी लगभग 90% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों, ठीक है। तो एक चक्रा में देखिए, जब कत्यूरियों का शासन विघटन होने लगा, जब सामंतशाही व्यवस्था आ गई, जो कि अभी ऑनलाइन कोर्स इतिहास में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने पता होगा, ठीक है। देखिए जल्दी कोर्स लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन पे भी, आप निश्चिंत रहें दोस्तों, ठीक है। तो एक चक्रा में एक वंश स्थापित हो जाता है कत्यूरी शासन काल के दौरान, ठीक है, बाहुबाण वंश, ठीक है। ये बाहुबाण वंश उस समय विस्तारित था एक चक्रा नामक प्लेस में, जिसकी आज कंपैरिजन होती है चक्राता, वर्तमान चक्राता था ये, ठीक है, देहरादून में स्थित। तो बाहुबाण वंश था, जिसका उल्लेख हमें निर्णयामृत पुस्तक में भी मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों हिस्ट्री के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपी SSC में। अगला देखिए, प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रिमुद्रालेख सिक्कों का संबंध किन शासकों से था, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे इतिहासकार हैं वो इनका संबंध जोड़कर देखते हैं यौधेय वंश से, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही है। बहुत से कम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, कुलिंद वंश ज़्यादा लोगों ने किया है, लेकिन जो प्रमाणित पुष्टि होती है वो यौधेय वंश की है, ठीक है। द्वि तथा त्रिमुद्रालेख यौधेय वंश से मिलते हैं, और इसकी पुष्टि होती है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के उत्तराखंड के नवीन इतिहास में। इसके साथ साथ अन्य इतिहासकारों की पुस्तकों में भी यौधेय वंश को ही इससे संबंधित बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुलिंद वंश किया है, ठीक है। तो कुलिंद वंश दोस्तों उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, याद रखेंगे, ठीक है। और ऐतिहासिक वंश की हम बात करते हैं उत्तराखंड में शासन की, तो फिर हमारा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की कैसी भाषा है, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से बताना है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, राजकाज की भाषा, यानी कि राज के जो काम होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा है। और हिंदी को देखिए राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को,
ठीक है, विधि मान्य, उसके बाद लागू हुआ 1950। और बात करें देखिए कौन से अनुच्छेद में ये बोला गया है हिंदी को संवैधानिक राजभाषा होगी, तो ये है अनुच्छेद 343 क में या 1 में, ठीक है, 343 1 में ये बोला गया है कि राजभाषा जो हमारी होगी वो हिंदी होगी, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं करना है आपने, राष्ट्रभाषा कोई भी हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा भाषा और राजभाषा में बहुत अंतर होता है, ये हिंदी के सेशन में आप जानेंगे, डिस्क्रिप्टिव सेशन जब आएंगे। तो आपको याद करना है राजभाषा है हिंदी हमारी संवैधानिक दृष्टि से, और हिंदी को जो हमारा मान्यता मिली थी 14 सितंबर 1949, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास से संबंधित होप पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक भी दिया था आपको, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसको हमने लॉन्च किया था, होप पोर्टल भी बोला गया था इसको, ठीक है। 13 मई 2020 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि कोरोना काल चला था, काफ़ी लोग पलायन कर रहे थे उसमें शहरों से अपने गाँव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर रोजगार को देने के लिए या नए नए रोजगारों से जोड़ने के लिए इसमें बहुत सी चीज़ें रखी थी, जैसे पशु बाड़ा खोलना, बकरी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित रिलेटेड जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हो सकते हैं वो इनमें रखे गए थे, ठीक है। और इस होप पोर्टल का जो फुल फॉर्म था दोस्तों वो था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही आंसर था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है। तो 70% के आसपास सही उत्तर दिया है। और कब से लॉन्च हुआ था ये भी याद रखना आपने, 13 मई 2020 से, ठीक है। किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो दोस्तों ये थे लास्ट वीकेंड के जितने भी मैंने यहाँ पे कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछे थे, और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बाकी अन्य टॉपिक चैनल पे जो आ रहे हैं, यूके जीके टेस्ट और सामान्य हिंदी टेस्ट, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जल्दी ही एप्लीकेशन पे आपको उत्तराखंड ग्रुप सी प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। उसमें आप पूरा एनालिसिस कर पाएंगे अपना, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी रैंक क्या थी, कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया था, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है, ठीक है। और क्वेश्चनों का जो हमारा वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा वो भी आप देख पाएंगे। तो बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आपको जल्दी ही मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन का, ठीक है। अभी काम चल रहा है, तो तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। अभी स्टडी करेंगे तो जो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो एग्ज़ाम डेट से लगभग 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्योंकि अभी से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उतना स्कोर नहीं हो पाता, उससे क्या होता है, डिमोटिवेशन हो जाता है फिर, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करनी है, परीक्षा वाली बुक हो गई, उसके साथ साथ जो भी अन्य टॉपिक है उनको क्लियर करना है उत्तराखंड के संदर्भ में। लूसेंट सामान्य ज्ञान है और ऑब्जेक्टिव जो बुक है जीके की वो आपने कंप्लीट करनी है। इसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, सामान्य हिंदी का डिस्क्रिप्टिव सेशन पढ़ना है, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तब जाके आप प्रैक्टिस पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर करेंगे आप, ठीक है। तो मिलता हूँ जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।